हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 004 जिसका शीर्षक है उद्यमशीलता एवं ग्राम विकास, इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि आपको MRDE 004 के अंतर्गत टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है उद्यमशीलता को समझना, सेकंड चैप्टर है ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यनीतियां एवं अनुभव, और तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना। आपको इस पेपर के अंतर्गत सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। इससे पहले मैं चैप्टर 1 का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1 के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यनीतियां एवं अनुभव। यह चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है नीति एवं कार्यनीति में भेद स्पष्ट कीजिए, अथवा उद्यमशीलता की उन नीतियों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय से ग्रामीण उद्योगों एवं ग्रामीण उद्यमशीलता के विकास का मार्गदर्शन किया है, अथवा उत्तर स्वतंत्रता काल में लघु पैमाने के उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को निम्नलिखित जो बिंदु है इसके द्वारा डील करेंगे। पहला बिंदु है नीति एवं कार्यनीति, उद्यमशीलता की नीतियां, पूर्व स्वतंत्रता काल में नीति आधार बिंदु, उत्तर स्वतंत्रता काल में नीति आधार लघु पैमाने के उपयोग। सभी बिंदु को हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नीति और कार्यनीति है क्या। नीति का अर्थ सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना से है। मतलब सरकार के द्वारा किसी भी कार्य योजना के लिए नीति को तैयार किया जाता है, एक प्लानिंग बनाया जाता है। वही कार्यनीति का जो संबंध है वो कार्य को निश्चित योजना तक दिशा निर्देश देना है। मतलब कार्यनीति ऐसा उपागम या कुछ निश्चित कार्यों की योजना है एवं इन्हें दिशा निर्देश देने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। नीति का अर्थ है किसी भी प्रस्तावित कार्य योजना को लागू करना, उसके लिए ढांचा तैयार करना, उसके लिए रूल रेगुलेशन तैयार करना, और कार्यनीति का अर्थ है कि उस कार्य को किसी भी योजना को दिशा निर्देश देना, संचालित करना, जिससे किसी भी योजना को दीर्घकालिक लक्ष्य हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। बहुत लंबे समय तक काम करने में जो सुविधाएं होती है वो नीति और कार्यनीति के कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है। मतलब अगर हमारा किसी भी योजना को अगर इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए अगर सही नीति और कार्यनीति को अपनाया जाए तो उस योजना को दीर्घकालिक तक अपनाया जा सकता है। लंबे समय तक उस नीति के आधार पर किसी कार्य को किया जा सकता है। उद्यमशीलता की नीतियां, नीति का जो विभिन्न पहलू है वो उद्यमशीलता के नीतियों पे ही आधारित होती है, क्योंकि किसी भी उद्यमशीलता में, किसी भी उद्योग में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर सही मार्गदर्शन हो, सही गाइडेंस हो तो हम किसी भी क्षेत्र में अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व जो आधार नीति थी, मतलब पूर्व स्वतंत्रता काल में नीति आधार बिंदु जो थे वो किसी भी उद्यमशीलता के लिए बहुत ही आवश्यक थे। मतलब अगर आप किसी उद्योग से संबंधित कार्य को करना चाहते हैं, किसी छोटे मोटे कारोबार को करना चाहते हैं तो उसमें सही नीति के साथ साथ कार्य नीति का होना तो जरूरी है। उसके बावजूद क्या है, एक आधार होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। अगर हम स्वतंत्रता काल में बात करें नीति आधार बिंदु की तो महात्मा गांधी का स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से
भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए ग्रामीण सहयोग को एकजुट करने, भारतीय ग्रामीण शिल्पकला एवं उद्योगों को सुरक्षित एवं सुरक्षित करने में बहुत सी अहम भूमिका निभाए हैं। मतलब पूर्व स्वतंत्रता काल से ही नीतिगत जो ढांचा है, भारत के विकास को बढ़ाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए वो पूर्व से ही नीति तैयार की जा रही है। मतलब ये स्वतंत्रता पूर्व से ही नीति को तैयार किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी का जो रोल है वो बहुत अहम रहा है। गांधीवादी जो विचारधारा है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए हैं, तो गांधीवादी विचारधारा की प्रकृति जो है वो आर्थिक सुधार के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक सुधार करना भी था। उत्तर स्वतंत्रता काल में नीति का आधार, मतलब देश आजाद होने के पहले तो कार्य नीति और नीति को आधार बनाकर उद्यमशीलता में परिवर्तन ला ही गया। उद्यमशीलता में परिवर्तन लाने का काम स्वतंत्रता पूर्व तो किया गया था, साथ ही स्वतंत्रता के बाद, मतलब आजादी मिलने के बाद उद्यमशीलता में किस प्रकार की नीति का उपयोग किया गया, किस प्रकार के मार्गदर्शन का उपयोग किया गया ताकि उद्यमशीलता के विकास में वो अहम भूमिका निभाई हो। तो उत्तर स्वतंत्रता काल में अगर देखिए, मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद होने के बाद उसकी कार्यनीति क्या रही हमारे देश के विकास के लिए, इसे हम जानते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद के वर्ष ही विकास हेतु कार्य को संचालन हेतु बहुत सारे उद्यमशीलता से संबंधित पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें दर्शन शास्त्र आलोचनात्मक समीक्षा के आधार पर जो समाज शास्त्री होते हैं, जो समाज के लिए हित का कार्य करते हैं, जो समाज शास्त्री, और उसके साथ साथ जो दर्शन शास्त्री होते हैं, वो आलोचनात्मक समीक्षा के उपरांत ये निर्णय लिए कि देश के विकास के लिए बहुत सारे नीति और कार्यनीति का होना बहुत जरूरी है। इसमें गांधी जी एवं बहुत सारे दर्शन शास्त्री का भी अहम रोल रहा है। स्वतंत्र भारत में गांधीवादी संकल्पनाओं, गांधीवादी विचारधाराओं के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, जिसके कारण लोग विकास से संबंधित कार्यक्रमों में जुड़ने लगे, उसे प्रशिक्षण दिया जाने लगा। प्रशिक्षण के उपरांत वे उद्यमशीलता की ओर जाने लगे। मतलब छोटे मोटे कारोबार को कर, उद्यमशीलता का मतलब हो गया कि छोटे मोटे कारोबार को कर अपनी आजीविका का भरण पोषण करना, अपने फैमिली का भरण पोषण करना, आजीविका को बढ़ाना। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी बहुत सारे विचारधाराओं पे काम किया गया था। इसमें नेहरू जी ने खादी पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। मतलब उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, खादी को लाया था, खादी उद्योग को लाया था, खादी के कपड़ों को लाया था। वो क्या किया कि स्वदेशी को अपनाना है, मतलब विदेशों को क्या करना, बहिष्कार करना, तो स्वदेशी को अपनाना है। तो स्वदेशी को अपनाने के लिए वो खादी का इस्तेमाल करने लगे। खादी से संबंधित जो वस्त्र बनाए जाते थे उसके इस्तेमाल पे विशेष ध्यान देने के लिए जो देश की जनता से महात्मा गांधी जी ने अपील किया था कि हम लोगों को क्या करना है, स्वदेशी अपनाना है। तो उद्यमशीलता में जो पहला चरण स्वतंत्रता के बाद रखा गया वो है खादी उत्पादन। साथ ही साथ इससे क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव भी आया और उसमें परिवर्तन भी आया, जिसमें बुनियादी तौर पे महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम कुटीर उद्योग को महत्व दी गई। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को छोटे मोटे उद्योग से जोड़ने के लिए उसे कुटीर उद्योग का ट्रेनिंग दिया जाने लगा, प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जैसे अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, पत्तों का निर्माण करना, इसके बाद कागज के प्लेटों का निर्माण करना, ये छोटे मोटे जो उद्योग हैं ये क्या है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसे बढ़ावा देने का काम जो है वो स्वतंत्रता के बाद दिया जाने लगा। उसको स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या किया गया है, इसे दिया गया है, जो कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं को दर्शाता है। लोगों को आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि से जोड़ा गया, कृषि व्यवस्था से जोड़ा गया, लोगों के बीच औद्योगिकरण की कंसेप्ट को क्लियर किया गया, उसकी अवधारणा को समझाया गया। बहुत सारे
योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी पंक्ति पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया, जिसका नीति निर्देशक सरकार के द्वारा किया गया है। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर, लघु एवं ग्रामों उद्योगों की भूमिका पर बल दिया कि नहीं, अगर किसी देश का विकास हो सकता है तो वो किससे हो सकता है? कुटीर उद्योग से हो सकता है, लघु उद्योग से हो सकता है, ग्राम उद्योग में अगर हम बढ़ावा दें तो किसी देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है, वहां की गरीबी को कम किया जा सकता है। इसमें वित्त की सुविधा दी जाने लगी, छोटे मोटे ऋण देने का भी सुविधा दिया जाने लगा, जो कि लघु पैमाने के उपयोग को दिखाता है। लघु पैमाने के उपयोग में क्या है कि लोगों को, अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है, छोटे मोटे कारोबार को करने के लिए इच्छुक है, छोटे मोटे उद्योग को करने के लिए इच्छुक है, कुटीर उद्योग को करने के लिए इच्छुक है, तो उसे क्या है, लघु उद्योग पैमाने के तहत लोन देने का प्रावधान किया गया, उसे ऋण देने का प्रावधान किया गया, उसे लघु ऋण देने का प्रावधान किया गया, ताकि वो छोटे मोटे लोन लेकर वो अपने उद्योग को चला सके, वो अपने कुटीर उद्योग को चला सके और वो क्या कर सके, उद्यमशीलता के विकास में भी अपना सहयोग दे सके। अपनी आजीविका का जो संरक्षण है, अपनी आजीविका को वो अपने खुद कमा सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। तो लघु पैमाने के अंतर्गत छोटे ऋण लेकर उद्योग को संचालित कर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका का पालन करते थे, अपने भरण पोषण का कार्य करते थे, वो अपने आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करते थे, आर्थिक आय में वो परिवर्तन लाते थे। आर्थिक आय में क्या है, उसका विकास होता था, जिससे उसका जो है सामाजिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर में भी लाभ मिलता था उसे। इस प्रकार ग्रामीण विकास में ग्रामीण उद्यमशीलता का जो महत्व है, ग्रामीण उद्यमशीलता का जो भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसकी जीवन शैली को सुधारने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को सुधारने में ग्रामीण उद्यमशीलता का महत्व बहुत ज्यादा रहा, उसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली कार्य नीतियों का वर्णन कीजिए, अथवा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमशीलता का संवर्धन करने की नीतियों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा पंचवर्षीय योजना में उद्यमशीलता के लिए कौन सी कार्य नीतियां अपनाई गई, यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। चलिए सभी को हम निम्नलिखित बिंदु द्वारा डील करेंगे। पहला जानेंगे पंचवर्षीय योजना की, और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से योजनाओं को लागू किया गया, सभी को एक एक करके जानेंगे। पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है वो सरकार के द्वारा किसी भी जो योजना को चलाया जाता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 5 वर्ष का होता है। अगर कोई योजना का समय अवधि 5 वर्ष का होता है, जो कि किसी कार्य प्रणाली को सुसंगठित रूप से संचालित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे अपनाया जाता है, उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो पंचवर्षीय योजना होती है। मतलब किसी भी योजना को अगर सरकार लागू करती है और उसका समय अवधि, उसका जो टारगेट होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, वो पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी कार्यनीतियां कराई गई है, बहुत सारे नीतियों को अपनाया गया है, बहुत सारे योजनाओं को लागू किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि से संबंधित उत्पादकों से संबंधित योजना को लाया गया था, जिसमें कृषकों की आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, जिसमें किसानों की आर्थिक आय में कैसे बढ़ोतरी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था। ग्राम में कच्चे माल को संसाधित करके उसे विस्तार रूप से प्रकट करना पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सभी कार्यों को किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत से खास उपायों को अपनाया, जैसे खादी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाले कार्य। वर्ष 1952 से लेकर 1954 के दौरान रेशम, जूट, हथकरघा एवं लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग समिति की स्थापना की।
सरकार के द्वारा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग समिति की स्थापना इसलिए की गई, इसका मुख्य उद्देश्य इसलिए था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, वहां पे खादी को बढ़ावा दिया जाए, जूट एवं रेशम संबंधित उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक समिति के साथ साथ अन्य कार्यविधि को भी तैयार किया गया, जिसमें रेशम, जूट, हथकरघा एवं लघु उद्योग को सही तरीके से संचालित करने के लिए, उसकी सही देखरेख करने के लिए एक योजना का गठन किया गया। पहली पंचवर्षीय कार्य योजना के तहत गांव के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को छोटे मोटे उद्योगों से जोड़ा गया। ऐसे उद्योगों में ग्रामीण तेल उद्योग, नीम के तेल से साबुन बनाना, धान कूटना, खजूर का गुड़, साधारण गुड़, ऊनी कंबल, हस्त निर्मित कागज, मधुमक्खी पालन, कुटीर उद्योग, माचिस उद्योग, जूट उद्योग आदि अनेक सारे उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। वो किस योजना में किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में जो 5 साल का जो समय अवधि था, सरकार के पास जो 5 साल का टारगेट था, उसमें इन सभी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना को जानते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में इंप्लीमेंट किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो सके, हित हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों के रूप ढांचा में क्या परिवर्तन आ सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए जाने वाले ग्रामीण एवं लघु उद्योग संबंधी कार्यक्रम पहली योजना की तुलना में अपेक्षाकृत विस्तृत थे। पहली पंचवर्षीय योजना में भी कुटीर उद्योग का ही काम किया गया था, लेकिन वहां पे उसका जो रूप था वो लघु था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था? उसका रूप विस्तृत था। इस कार्यक्रमों की सर्वे के लिए बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया था, ताकि समय समय में उसका निगरानी हो सके। दूसरी योजना की समय अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का उन्मूलन का भी कार्य किया गया, कि बेरोजगारी को दूर करना है, बहुत सारे कल कारखाने को खोलना है और उस कल कारखाने में क्या करना है? बेरोजगारों को जॉब देना है, जिससे बेरोजगारी में क्या होगा? उन्मूलन होगा, बेरोजगारी कम होगी। पारंपरिक ग्राम उद्योगों में उत्पन्न जो बेरोजगारी है उसको कम किए जाने का प्रावधान किया गया। योजना अवधि के दौरान विभिन्न ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के उपाय प्रदान किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी क्या हुआ था? सरकारी और रोजगार सृजित करने का कार्य किया गया था। मतलब रोजगार से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कब किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए कार्यक्रमों का उद्देश्य अपेक्षाकृत निम्न पूंजी लागत पर आश्रित होती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उसके पास क्या होता है? पूंजी बहुत कम होती है, उसके पास अस्थायी रोजगार नहीं होता है, वो बेरोजगार होते हैं। तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना, कल कारखानों की अधिकता लाना, उद्यमशीलता को बढ़ाना, अस्थायी रोजगार सृजित करना, कि लोगों को जो रोजगार मिले वो अस्थायी रूप से मिले, सहकारी व्यवस्था के आधार पर ग्रामीण शिल्पकारों एवं दस्तकारों को संगठित करना, एक उस लोगों का समिति बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने का मुख्य कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत कौशलों को बेहतर बनाने के लिए, तकनीकों को सही दिशा में कार्य में लाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए समय समय पर क्या है? निगरानी टीम के द्वारा निगरानी की जाती थी। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी उद्योग को संचालित करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती थी तो उसे ऋण भी दी जाती थी, उसकी आर्थिक सहायता में ये मदद करती थी, उसकी आर्थिक वृद्धि में, आर्थिक आय के वृद्धि में क्या है? ये बहुत अहम भूमिका निभाई है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों के उद्देश्य के अंतर्गत लघु उद्योगों की उत्पादन तकनीकों को धीरे धीरे बेहतर बनाने का कार्य किया गया, ताकि अच्छे किस्म की वस्तुओं को बनाना जरूरी हो जाए, ताकि अच्छे किस्म की वस्तुओं का उत्पादन हो। अब क्या है कि छोटे मोटे उद्योग तो कर ही रहे हैं, उद्योगों का तो संचालन हो ही रहा है, उद्यमशीलता की बात हो ही रही है, लेकिन अब उसमें क्वालिटी की भी बात हो रही है कि अगर हम कोई भी उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादकता में क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए।
किसी भी सामान को अगर बना रहे हैं, वो कुटीर उद्योग हो या हस्तकला से संबंधित हो, तो उस सामान में क्या होता है, क्वालिटी होना चाहिए। अगर क्वालिटी रहेगा तो बाजार में बिक्री होगा, बाजार में बिक्री होगा तो वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक पूंजी में बढ़ोतरी होगी, उसकी आर्थिक पूंजी में जो है ना बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। वो अच्छा लाभ में क्या कर सकता है, मार्केट में उस वस्तु को बेच सकता है। मतलब प्रगतिशील स्तर पर उद्योगों को लाना, उद्योग को अलग अलग जगहों पर स्थापित करना, यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की बात की गई, निर्धनता का उन्मूलन करने की बात की गई, निर्धनता को कम करने की बात की गई है। इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को उद्योगों से जोड़ा गया और बहुत सारे बेरोजगारों को अस्थायी रोजगार देने का प्रावधान किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी कार्यक्रमों के उद्देश्यों में कौशल एवं प्रौद्योगिकी उत्पादक को बढ़ावा दिया गया, जिसमें कौशल डेवलपमेंट किया गया, स्किल डेवलपमेंट किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में बोला गया कि नहीं, पढ़ लिख लिया, पढ़ लिख लेने के बाद क्या, अगर नौकरी ना मिले तो बच्चा क्या करेगा? हो सकेगा आप पढ़ लिख लिए और उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा? तो रोजगार के लिए आपके पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब हाथ का कोई काम होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई के उपरांत अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब स्किल रहेगा, स्किल डेवलपमेंट रहेगा। स्किल डेवलपमेंट का जो तात्पर्य है वो होता है टेक्निकल नॉलेज होना। जैसे मैकेनिकल नॉलेज, आपको अगर लैपटॉप चलाना आता है, आपको अगर कंप्यूटर में काम करना आता है, तो आप टंकन का जॉब कर सकते हैं, आप टाइपिंग का जॉब कर सकते हैं, आप दुकान खोलकर बैठ सकते हैं, आप ऑनलाइन का दुकान खोल सकते हैं। मतलब आप टेक्निकल नॉलेज लेकर भी आप काम कर सकते हैं, आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली किताबी कीड़ा बनकर रहेंगे तो हो सकेगा आप बेरोजगार रह सकते हैं। तो आपके साथ साथ क्या होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज का भी होना जरूरी है। इस टेक्निकल नॉलेज को किसमें बढ़ावा दिया गया? इसे दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे रोजगार को सृजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिल्पकारों की आमदनी को बढ़ाना था। इसे कायम रखने के लिए स्वरोजगार के मार्ग सृजित किए गए एवं उपायुक्त प्रशिक्षण एवं आकर्षण पैकेज के माध्यम से उत्पादन से संबंधित उपायों को लाया गया। लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के उपरांत लोगों को उद्योग से जोड़ने का काम सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों में क्या है ना, ट्रेनिंग के उपरांत उसे मुख्य धारा से जोड़ना था। लघु उद्योग के साथ साथ वो ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे मोटे उद्योग कर सके, उसमें वृद्धि कर सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है? आठवीं पंचवर्षीय योजना ने दीर्घकालिक संरचनात्मक संयोजन का आधार गठित किया था। इसमें जो है किसी भी कार्य को लंबे समय तक किया गया था। इसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से भी औद्योगिक वृद्धि में तेजी लाया गया था। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे एवं मानव संसाधन के विकास को सोचते हुए बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया गया था, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना क्या है? तो जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ नीति सुधारों का अधिक विस्तृत चरण सामने आया और इसका मुख्य उद्देश्य सातवीं योजना में पहले से प्राप्त प्रतिलाभों को समेकित करना था। इसके बाद वित्तीय व्यापार एवं विदेशी निवेश नीतियों में सुधार की श्रृंखला की शुरुआत की गई थी, जो कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण उद्योगों को अनिवार्य आधारभूत एवं सहयोग सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें औद्योगिक संपत्ति को शिल्पकार एवं छोटे उद्योगों के साथ टैग करने का कार्य किया गया था। औद्योगिक संपदा क्षेत्रों में सुरक्षित केंद्रों में जैसे खादी, ग्रामो उद्योग आदि सभी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम विकास को भी जोड़ा गया, ताकि अगर वित्त की सुविधा या वित्त की आवश्यकता हो तो वित्त की सुविधा भी प्राप्त हो सके। भारतीय लघु उद्योग बैंक को भी जोड़ा गया। ये सभी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। कपाट का जो मुख्य कार्य होता है वो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए उसे प्रशिक्षण
देने का कार्य होता है। इसे भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम आदि सभी कार्यक्रमों को लगभग 10वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, ताकि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण उद्यमशीलता का संवर्धन करने का जो नीति था उसे सफल बनाया जा सके। साथ ही साथ उद्यमशीलता में जो कार्य नीति थी उसे अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में वृद्धि हो सके, उसके जीवन के स्तर में सुधार हो सके। इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर सरकार के द्वारा ग्रामीण उद्यमशीलता का संवर्धन किया जाने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पैमाने के उद्योगों की नीतियों एवं कार्य नीतियों के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा उद्यमशीलता की नीतियों एवं कार्य नीतियों के परिणामों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला, उद्योगों की कार्य नीतियां, लघु पैमाने के उद्योग की वृद्धि, उद्यमशीलता संबंधी कौशल एवं औद्योगिक विकास, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु अभियान, गहन अभियान एवं उद्यमशीलता, गहन अभियान एवं लघु उद्योगों का फैलाव, गहन अभियानों की कार्य प्रणाली। सभी बिंदु को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि उद्योगों की कार्य नीतियां क्या क्या है। तो किसी भी उद्योग के सही संचालन हेतु कार्य नीतियों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर सही कार्य नीतियों को अपनाकर उद्योग को चलाया जाए तो हम उस उद्योग को चलाकर अधिक उत्पादकता हासिल कर सकते हैं, हम अधिक उससे मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर सकते हैं, और यह हमारे उद्यमशीलता के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। भारत में लघु पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए निर्मित नीतियों एवं कार्य नीतियों के प्रमुख परिणाम बहुत आवश्यक होते हैं। अगर हमारा कार्य नीति सही रहेगा तो उससे जो उत्पादकता होगी वो सही होगा। अगर हमारा कार्य नीति सही होगा उद्योगों में तो उसका परिणाम भी सही होगा। इस प्रकार क्या है, अगर उद्योगों में सही कार्य नीति हो तो उसमें उत्पादकता जो है वो सही तरीके से होगी और इसमें वृद्धि को हम देख सकते हैं। भारत में लघु उद्योग क्षेत्र की प्रगति की जो सराहना है वो वहां की कार्य नीतियों पर डिपेंड करती है। अगर वहां का प्रबंध अच्छा रहेगा तो उद्योगों की जो कार्य नीति है वो सही होगी। लघु पैमाने के उद्योग में अगर वृद्धि देखा जाए तो भारत में लघु पैमाने के उद्योगों में सिर्फ मशीनरी एवं निवेश के प्रयोग से ही उसमें वृद्धि की गई है। मतलब लघु उद्योग में छोटे मोटे मशीनरी को जोड़ा गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और टेक्नोलॉजी को जोड़कर क्या किया है, उद्योग को संचालित किया गया है। लघु पैमाने के उद्योगों में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक योजनाओं को लागू किया गया। इसके अंतर्गत हस्तशिल्प से जुड़ी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे क्या है, हैंडमेड अगर कोई उत्पादन करना है, हाथ से संबंधित, हाथ के द्वारा उपलब्ध बनाना है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो वहां पे क्या किया गया है, वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि लोग क्या करें, अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। उद्यमशीलता संबंधी कौशल एवं औद्योगिक विकास के बारे में अगर हम समझे तो इसमें विकासशील देशों द्वारा अपनाई जाने वाली जो आर्थिक वृद्धि है वो वहां की कार्य नीति पर आधारित होती है। सेम उसी प्रकार ही भारत सरकार ने भी क्या किया कि नहीं, किसी भी काम को अगर जारी किया जाए, किसी भी कार्य से अगर लाभ लिया जाए, किसी भी उद्योग को सही तरीके से संचालित किया जाए तो वहां प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया, कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। औद्योगिक विकास में यह बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी उद्योग को चलाना है तो पहले क्या करना है, उससे संबंधित प्रशिक्षण का होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु बहुत सारे अभियान चलाए गए, जिसमें से गहन अभियान एवं उद्यमशीलता का महत्व है। गहन अभियान एवं लघु उद्यमशीलता का फैलाव, गहन अभियान की कार्य प्रणाली भी इसमें बहुत मायने रखती है। गहन अभियान एवं उद्यमशीलता की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत उद्यमशीलता को कैसे संचालित किया जाए, देश भर में औद्योगिक गतिविधि के प्रशिक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सभी चीजों का आकलन किया गया है। यह अभियान लघु औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश अवसरों को पहुंचाने का कार्य करता है, नए निवेश अवसरों को लाने का कार्य करता है, ताकि किसी भी कार्य को सुगम तरीके से किया जा सके और उसमें उद्यमशीलता संबंधी कौशल को बढ़ाया जा सके। गहन अभियान में लघु उद्योग का अगर फैलाव की बात करें तो वर्ष 1950 की मध्य में लघु उद्योग को
अपनाया गया था। इसके अंतर्गत छोटे छोटे उद्योगों को करने का कार्य किया गया, छोटे छोटे उद्योगों से लोगों से जोड़ने का कार्य किया गया, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सके। वो क्या हो, जो गरीब निर्धन परिवार है उसकी निर्धनता कम की जा सके। इसका जो फैलाव है ये छोटे मोटे रूप में होता था, ये लगभग गांव देहात में ज्यादा होता था। गहन अभियानों की कार्य प्रणाली की अगर बात करें तो गहन अभियान देश भर के सभी उद्यमियों के द्वारा अपनाया जाने वाला एक संकल्प था, एक सिद्धांत था, एक दृष्टिकोण था। इसे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। ये देश में उपलब्ध औद्योगिक अवसरों के प्रति जागरूक होते थे, लोगों में एक जागरूकता पैदा करता था, लोगों में बिजनेस करने के लिए उसे मोटिवेट करता था, उसे प्रशिक्षण देता था कि नहीं, आप अपने आजीविका के लिए छोटे मोटे उद्योग भी कर सकते हैं। लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं भी काम की है, बहुत सारे एनजीओ भी काम की है, ताकि लोगों को क्या उद्योगों से जोड़ा जा सके। गहन अभियान के अंतर्गत बहुत सारे संसाधनों का भी प्रयोग किया गया, बहुत सारे अवसर प्रदान किए गए हैं, ताकि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो कि उद्यमशीलता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जो कि लघु उद्योग को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जो कि लघु उद्योग के कार्य प्रणाली को सही तरीके से चलाने का कार्य कर रहा है, उसमें अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर उससे जुड़ सके और उद्यमशीलता से होने वाले लाभों का फायदा वो उठा सके। उद्यमशीलता से जो लाभ हो रहा है, उद्यमशीलता की जो जागरूकता है, उद्यमशीलता की जो कार्य प्रणाली है, उससे वो क्या हो सके, रूबरू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली नीतियों एवं कार्य नीतियों के दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा उद्यमी के समक्ष व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों का वर्णन कीजिए, अथवा ग्रामीण उद्यमशीलता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा ग्रामीण उद्यमशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं इसकी चर्चा कीजिए। यह दिसंबर 2014 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है ग्रामीण उद्यमशीलता। ग्रामीण उद्यमशीलता के प्रकार: व्यक्तिगत उद्यमशीलता, वैयक्तिक उद्यमशीलता, समूह उद्यमशीलता, संगठन, सहकारी समितियां। सभी बिंदु को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामीण उद्यमशीलता है क्या। तो ग्रामीण उद्यमशीलता का जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने से, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उसको उद्योग से किस प्रकार से जोड़ा जाए, उसे उद्यमशीलता से किस प्रकार से जोड़ा जाए, यह स्पष्ट करता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्यमशीलता की सहायता लेना ही ग्रामीण उद्यमशीलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उद्योग के माध्यम से जोड़कर उसके आर्थिक स्थिति में बढ़ावा करना और उसके आर्थिक स्थिति में वृद्धि करना ही ग्रामीण उद्यमशीलता है। मतलब ग्रामीण उद्यमशीलता का जो मुख्य कंसेप्ट है, मुख्य जो उसका लक्ष्य है, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे कारोबारों को कर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग छोटे मोटे उद्योग को कर वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, वो अपने आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं, वो अपने आर्थिक आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। ग्रामीण उद्यमशीलता का मुख्य संबंध है उसे स्किल डेवलपमेंट करवाना, उसे छोटे मोटे कारोबार से जोड़ना। ग्रामीण उद्यमशीलता के प्रकार की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमशीलता है। व्यक्तिगत उद्यमशीलता का जो संबंध है, व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को कर अगर वो अपनी आजीविका से संबंधित संवर्धन करता है तो वो व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अंतर्गत आते हैं। मतलब वो अगर छोटे मोटे कार्य को करता है और वो अपनी रोजी रोटी को बढ़ोतरी करता है तो ये व्यक्तिगत उद्यमशीलता होती है। किसी भी विचारधारा को विकसित करने के लिए नीति की जो महत्वपूर्णता होती है वो बहुत काफी होती है। अगर उद्यमशीलता को सही तरीके से व्यक्तिगत रूप से अगर चलाना होता है तो इसमें नीतियों और कार्य नीतियों का भी होना बहुत जरूरी होता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि इस कार्य को करके क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है। अगर उसे लाभ और हानि का परिणाम पहले से ही मालूम होगा तो वो व्यक्ति किसी भी उद्यम को करने में सक्षम होंगे, जो कि व्यक्तिगत उद्यमशीलता को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। इसके अंतर्गत कृषि, औद्योगिक, ग्राम उद्योग जैसी अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारे उद्योग को चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले तकनीकी शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो
कंसेप्ट है उसे क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई उद्योग को चला रहे हैं, उसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और मुझे पता ही नहीं है कि कैसे उसे ऑपरेट करना है, कैसे मशीन को चलाना है, तो हम उद्यमशीलता में उद्यम के क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टाफ के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। हम खुद से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जो कि व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत उद्यमशीलता को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। तकनीकी संचालन, तकनीक से संबंधित ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का होना बहुत जरूरी होता है। जनसंचार में वृद्धि का होना बहुत जरूरी होता है। जनसंचार से संबंधित पहलुओं को जानना बहुत जरूरी होता है। जनसंचार का मतलब होता है अगर कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम आसानी से भेज सकते हैं। इसमें किसी भी उद्योग को चलाने के लिए क्या है, वैयक्तिक उद्यमशीलता की भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। वैयक्तिक उद्यमशीलता का जो संबंध है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से है। मतलब बुनियादी रूप से क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है, बात को समझिए, ए नंबर में हम लोग क्या पढ़े, व्यक्तिगत उद्यमशीलता मतलब उसमें हम खुद मालिक हैं। हम कोई भी कल कारखाना स्टार्ट किए तो उसका मालिक हम खुद होते हैं, वो की व्यक्तिगत उद्यमशीलता में आता है। लेकिन वैयक्तिक उद्यमशीलता जो होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जो कि साझेदारी से चलता है। अब 4-5 आदमी मिलकर अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई उद्योग लगा रहे हैं, वो उद्योग जो है वो व्यक्तिगत उद्यमशीलता में आता है। मतलब समझ गए, व्यक्तिगत उद्यमशीलता क्या है, व्यक्तिगत उद्यमशीलता में मालिक हम स्वयं होते हैं। हम किसी कारोबार को स्टार्ट करते हैं, स्टाफ को काम करवाते हैं, उसका स्वामी हम खुद हैं, मालिक हम खुद हैं, ठीक है, व्यक्तिगत उद्यमशीलता में। जबकि वैयक्तिक उद्यमशीलता जो होती है वो 4-5 लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। वैयक्तिक उद्यमशीलता में क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। इस यह लगभग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। इसमें साझेदारी का काम होता है कि जितना लाभ होगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे, जो कि व्यक्तिक उद्यमशीलता के अंतर्गत होता है। समूह उद्यमशीलता क्या है, तो समूह उद्यमशीलता का जो संबंध होता है वो किसी खास समूह द्वारा किसी उद्योग को करने से होता है। मतलब इसके अंतर्गत एक बड़े समुदाय के लोग भाग लेते हैं और उस उद्योग को करते हैं, जिसका लाभ है उस समुदाय के बीच में बढ़ता है। संगठन की अगर बात करें तो संगठन के अंतर्गत बहुत सारे एनजीओ हैं। संगठन में बहुत सारे एनजीओ क्या है, उद्यम संबंधी कार्यों को करता है, जिसमें समुदाय आधारित संगठन भी है, स्वैच्छिक संगठन भी है, गैर सरकारी संगठन भी है, बहुत सारे, जैसे स्वयं सहायता समूह भी है जो उसकी संगठन के अंतर्गत आता है। और एक स्वयं सहायता समूह या फिर स्वैच्छिक संगठन या फिर समुदाय आधारित संगठन जो है एक उद्योग को संचालित करता है और उससे होने वाले लाभों को संगठन के बीच में वो क्या करता है, आवंटित करता है। सहकारी समितियों की बात करें अगर, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, सहकारी समितियों में क्या होता है, किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक स्वैच्छिक आधार पर एकजुट होकर वो कार्य को किया जाता है। इसमें क्या है, किसी कार्य को करने का मुख्य उद्देश्य पैसे की आमदनी करना, व्यवसाय को स्थापित करना, उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं को फुलफिल करना, साथ ही साथ इससे लोगों का हित हो सके, ऐसी भी विचारधारा सहकारी समितियों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह उद्यमशीलता के प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा कंपनी और साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। समूह उद्यमशीलता को पहले समझेंगे, इसके बाद साझेदारी कंपनी और साझेदारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि समूह उद्यमशीलता है क्या। तो समूह उद्यमशीलता को लगभग 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि पहला अगर हो सकता है तो वो है साझेदारी, दूसरा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड और तीसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समूह उद्यमशीलता का जो संबंध है, एक उसमें एक व्यक्ति स्वामित्व नहीं होता है। मतलब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए उसमें खुद मालिक नहीं होता है। समूह उद्यमशीलता में क्या होता है, एक समूह का मालिक होना, मतलब 2-4 आदमियों का मालिक होना, इसको दर्शाता है। तो समूह उद्यमशीलता को मुख्यतः 3 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है साझेदारी, दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और तीसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। साझेदारी के अंतर्गत क्या होता है वो इसको समझते हैं। तो साझेदारी के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संस्था होती है। मतलब साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संस्था को ही कहते हैं, जिसमें वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी निश्चित व्यापारिक समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति,
श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें जितने भी व्यक्ति होंगे, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, एक संस्था का उत्पादन करते हैं, संस्था को गठित करते हैं या कोई कारोबार को करते हैं, कोई उद्यम को लगाते हैं, तो इसमें जो है ना वो अपना निजी धन लगा सकते हैं, संपत्ति लगा सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं, उसमें कुशलता से संबंधित जो साझेदारी है वो कर सकते हैं, जो कि उन लोगों के पार्टनरशिप में होता है। मतलब साझेदारी जो होता है ना, पार्टनरशिप में जो कोई कार्य होता है वो साझेदारी का कार्य हो गया। 3-4 लोग को मिलकर जो कोई कार्य करते हैं वो साझेदारी का कार्य हो गया, पार्टनरशिप वाला कार्य हो गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे साझेदारी में विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ में लगभग अधिकतम कितना आदमी जा सकता है? 20 ही आदमी जा सकता है। मतलब साझेदारी में आप मैक्सिमम कितना आदमी को जोड़ सकते हैं? 20 ही आदमी को जोड़ सकते हैं। इसमें जो कोई भी कागज कलम में संबंधित जो कार्य होते हैं, जो बॉन्ड लिखा जाता है, वो वैध होता है। इसमें मुनाफे को सही तरीके से हिस्सा किया जाता है, जो लाभ होता है सभी में एक इक्वल बांटा जाता है। नेक्स्ट है कंपनी और साझेदारी। कंपनी और साझेदारी की अगर बात करें तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं? इन्वेस्टर होते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी है, हो सके कि उसके पास पैसे की वित्त की थोड़ी कमी है, तो दूसरा कोई पार्टनरशिप में आता है, तो ये क्या होगा कि पहले से कोई कंपनी चल रही है और उसमें फिर साझेदारी होता है, उसमें मर्ज किया जाता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और फिर हम चाह रहे हैं कि दूसरे भी काम किया जाए, दूसरे काम करने के लिए हम एक दूसरे व्यक्ति को हम इनपुट कर देते हैं, डिपुट कर देते हैं, तो वो कंपनी क्या कर रही है? दूसरे व्यक्ति को जो डिपुट कर रही है वही साझेदारी का काम कर रहा है, पार्टनरशिप का काम कर रहा है। तो कंपनी क्या है, कोई कोई बड़े बड़े कंपनी भी क्या कर रहे हैं? दूसरे कंपनी से मर्ज कर जाते हैं। आप देखते होंगे कि नोकिया क्या हुआ, नोकिया जाके इसमें माइक्रोसॉफ्ट में जाके मर्ज कर गया। तो पहले नोकिया क्या थी? एक कंपनी थी, लेकिन नोकिया क्या किया? अपने शेयर को टोटल को बेच दिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो साझेदारी कर लिया। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फुल्ली क्या होता है? लोगों के द्वारा संचालित होता है। इसके अंतर्गत शेयर धारक क्या होता है? उसमें मालिक होते हैं। इसमें जो शेयर करता है, अपना अपना जो इन्वेस्ट करता है, वो मालिक होते हैं। कंपनी में न्यूनतम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो उसमें न्यूनतम जो होती है वो 2 शेयर धारक होते हैं, लगभग 2 शेयर धारक होते हैं, लगभग 2 आदमी का ही शेयर होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। भारतीय कानून के अंतर्गत अधिकतम 50 शेयर धारक हो सकते हैं। 2 धारक से स्टार्ट होता है, 2 व्यक्ति क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड अगर चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें अधिकतम जो लोग जुड़ सकते हैं उसमें 50 आदमी जुड़ सकते हैं। 50 आदमी मिलकर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चला सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी लोगों का अपना नियंत्रण होता है एवं उससे होने वाली परिसंपत्ति का जो लाभ होता है वो आपस में शेयर किए जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है ना, शेयर धारक खुद स्वामी होते हैं। कंपनी में न्यूनतम 7 शेयर धारक का होना बहुत जरूरी होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लगभग 7 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 7 शेयर धारक होना चाहिए। शेयर धारकों की संख्या बहुत हो सकती है, ये नहीं है कि 50-60, अनगिनत हो सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। मतलब जितने भी चाहें उसमें जुड़ सकते हैं। अगर कंपनी से प्राइवेट में तो क्या है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? प्राइवेट में 50 ही जा सकता है। इसमें जो प्राइवेट कंपनी में मात्र 50 ही लोग उसमें जुड़ सकते हैं, अपना शेयर दे सकते हैं, अपने साझेदारी दे सकते हैं, अपना पार्टनरशिप जोड़ सकते हैं, मात्र 50। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना आप जोड़ सकते हैं, 100-200 कितनों जोड़ सकते हैं, उसमें बहुत सारा शेयर धारक जुड़ सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के कारण बहुत सारे विविध खर्चों की पूर्ति एवं बहुत सारे शेयर क्या होते हैं? आम जनता से धन एकत्रित कर हो सकते हैं। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि जनता का भी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, उसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है, उसे भी काम में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है, समूह उद्यमशीलता को चलाने के लिए अलग अलग साझेदारी की आवश्यकता होती है, कंपनी की आवश्यकता होती है, कंपनी साझेदारी की आवश्यकता होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आवश्यकता हो सकती है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आवश्यकता होती है, ताकि समूह उद्यमशीलता को सही तरीके से संचालित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उद्यमशीलता स्वामित्व से क्या समझते हैं? स्वामित्व के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रमुख लाभ और हानियां बताइए। यह जून 2012 में पूछा गया, अथवा स्वामित्व के लाभ और हानियां क्या है, यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला, व्यक्तिगत उद्यमशीलता, स्वामित्व के लाभ। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु जैसे प्रतिबंधों का अभाव, मुनाफा स्वामी के खाते में, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, वित्तीय फायदे, कर लाभ, गोपनीयता। स्वामित्व के दोष, उद्यम के स्वामी में संभावित योग्यता एवं अनुभव का अभाव होना, पूंजी जुटाने में कठिनाई, संगठन का सीमित जीवन, सीमित आकार, असीमित आकार। सभी बिंदु को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत उद्यमशीलता क्या है। हालांकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिगत उद्यमशीलता क्या है।
व्यक्तिगत उद्यमशीलता में व्यक्ति खुद मालिक रहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी उद्योग को स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसका जो मालिक का ना हक होता है वो स्वयं होते हैं। हम कोई कारखाना को स्टार्ट किए तो उसमें मालिक कौन होंगे? हम खुद होंगे। हम स्टाफ को खटवाएंगे, हम स्टाफ को काम देंगे, हम स्टाफ को रखेंगे, हम स्टाफ को निकालेंगे, इसमें हमारा अधिकार चलेगा, हम खुद मालिक होंगे। तो अगर आप खुद मालिक होते हैं और उस उद्योग को चलाते हैं तो वो व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अंतर्गत आती है। मतलब व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अंतर्गत ऐसे उद्यम में उद्यमी क्या होते हैं? स्वयं अपने उद्यम का स्वामी होता है। उद्यम के प्रत्येक काम के लिए उद्यमी स्वयं ही जिम्मेदार होता है। अगर कुछ उसमें घटोती बढ़ोतरी होता है, कुछ किंतु परंतु होता है, तो उसमें खुद जिम्मेदार होता है और स्वयं ही योजनाकार एवं निर्णायक होता है। उसमें अगर कोई डिसीजन भी लेना हुआ तो वो खुद डिसीजन लेता है। मतलब व्यक्तिगत उद्यमशीलता में डिसीजन लेना, नियंत्रण करना, मालिक होना वो स्वयं ही होता है, वो व्यक्ति अकेला ही होता है। इसमें क्या होता है कि आगे की कोई रणनीति को भी तैयार करना पड़ता है उसे खुद से, और जो लाभ आता है, लाभ के बारे में किस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया जाए फिर उद्यमशीलता में, इसे सोचने का कार्य वो खुद ही करते हैं। स्वामित्व के लाभ, प्रतिबंधों का अभाव। अगर हम खुद मालिक होंगे तो हमको कोई रोक टोक नहीं कर सकेगा। मतलब इसमें प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप इंप्लॉय हैं, आप किसी मालिक के अंडर में काम करते हैं तो उसमें प्रतिबंध होता है। आप किसी से ज्यादा गप नहीं कर सकते हैं, आप अपना चुपचाप काम कीजिए। अगर आप बैठे हुए हैं तो फिर से काम में लगा दिया जाएगा, क्योंकि मालिक दूसरा कोई है, आप स्टाफ है, आप काम कर रहे हैं किसी मालिक के अंडर में, तो मालिक का बात तो सुनना पड़ेगा। मतलब आपके लिए प्रतिबंध है, लेकिन मालिक के लिए कोई प्रतिबंध है नहीं है। आपको 10 बजे सुबह आना पड़ेगा, यह प्रतिबंध है अगर आप स्टाफ है तो। लेकिन अगर आप मालिक हैं उस संस्था के तो आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। आप 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, आपको कोई बोलने भी नहीं जाएगा, आपका स्टाफ कभी आपसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप स्टाफ है या फिर आप कर्मचारी हैं या फिर आप क्या है किसी कल कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं तो आपके लिए प्रतिबंध होता है। ठीक है, कि आपको सही टाइम पे आना पड़ेगा, आपको 4 बजे जाना पड़ेगा। लेकिन मालिकों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जो मालिकाना हक होता है व्यक्तिगत उद्यमशीलता में, वो मालिक क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। प्रतिबंधों का अभाव होता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मुनाफा स्वामी के खाते में। और इसमें जो लाभ होता है, किसी भी कल कारखाने को मान लीजिए हम चला रहे हैं, हम उसमें खुद स्वामी हैं, हम अपना पूंजी लगाए हैं, हम इन्वेस्ट किए हैं, हम उस कारखाने को चला रहे हैं, तो उसका लाभ भी जो है हम खुद अपने खाते में रखते हैं। उसका स्वामी, उस लाभ का स्वामी कौन होंगे? हम खुद होंगे। निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगर किसी स्टाफ को हमको निकालना है, किसी स्टाफ को फिर बहाली करना है, किसी की नियुक्ति करना है, तो हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हम उस उद्योग के मालिक हैं। वित्तीय फायदे, जो फायदा होगा वो हमारा होता है। वित्तीय फायदे में क्या होगा कि जो भी फायदा होगा वो हमारा होगा, जो मुनाफा होगा क्या होगा? वो हमारा होगा। मतलब इसमें हर तरह की सुविधा होती है, हर तरह की स्वतंत्रता होती है। स्वामित्व का एक प्रमुख फायदा यह भी है कि इसमें शामिल वित्तीय लाभ वो खुद अपने निजी खाते में या निजी परिसंपत्ति के रूप में रखते हैं। इसमें उद्योगी अपने व्यवसायिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी वित्तीय सुविधा का प्रयोग करते हैं। गोपनीयता। कभी कभी गोपनीयता क्या होता है? तो गोपनीयता ऐसा प्रमुख फायदा है जो स्वामी से प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है कि गोपनीयता कुछ ऐसा किंतु परंतु हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, तो अगर आप स्वामी हैं तो आप किसी को नहीं बताते हैं, तो ये गोपनीयता बहुत अहम रहता है। इससे फायदा होता है, किसी भी उद्यमी को क्या होता है? फायदा होता है। अगर आपका कारखाना का बात अगर बाहर नहीं निकलता तो ये गोपनीयता है। मतलब किसी सीक्रेट को अपने पास ही रख लेना क्या है? गोपनीयता है। अपने व्यवसाय की गोपनीयता को सीमित रखने के लिए मालिक क्या करते हैं? हमेशा स्टाफ को नियंत्रित में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, ताकि किसी प्रकार की गुंजाइश को वो बाहर जाने नहीं देते हैं। अगर किसी प्रकार का ज्यादा लाभ हुआ है या हानि हुआ है, इसको बाहर तक जाने नहीं देते हैं। स्वामित्व के दोष। अगर आप अपने कारखाने के खुद मालिक होते हैं तो क्या क्या आपका हानि है? ये सभी तो लाभ था कि आप स्वतंत्र हैं, आपको ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा, आपका जितना लाभ आएगा आपके खाते में घुसेगा, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका जो वित्तीय फायदे हैं आपके लिए है ना। वो गोपनीयता, कोई सीक्रेट है तो आप अंदर में ही रख रहे हैं, सबको डांट के रख रहे हैं। लेकिन स्वामित्व होने का, मालिक होने का एक दोष भी है। जैसे उद्यम के स्वामी में संभावित युक्त है अनुभव का अभाव। अब बात हो रहा है कि हमारे पास पैसा है, हम तो कारखाना खोल लिए, लेकिन हमें संचालित करने नहीं आता है, हम कैसे ऑपरेट करेंगे यह हमें नहीं आता है। तो इसके लिए हमें पढ़े लिखे स्टाफ की जरूरत पड़ती है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हो सके कि हमें अनुभव की कमी है, हम कोई उद्योग को स्टार्ट कर दिए लेकिन हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस की कमी के कारण भी क्या होता है? हम उद्योग को चला नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम हाई क्वालिफाइड नहीं होते हैं। जितना हमें स्किल डेवलप होना चाहिए, जितना हमें क्वालिफाइड होना चाहिए, जितना हमें पढ़े लिखा होना चाहिए किसी उद्योग को चलाने के लिए, हम उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? उद्योग में कमी आ जाती है।
हम उद्योग को सही तरीके से चला नहीं सकते हैं। तो पढ़ा लिखा का भी होना जरूरी होता है, और अनुभव का अभाव से भी क्या होता है, उद्योग को हम चला नहीं सकते हैं। तो अगर सही तरीके से उद्योग को चलाना चाहते हैं तो हमें हमारी योग्यता होनी चाहिए, हम पढ़े लिखे होने चाहिए, हमें डील करना आना चाहिए, हमें दूसरे से बात करना आना चाहिए, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट तक ले जाने की योग्यता होनी चाहिए। हमारा अनुभव भी बहुत काम देता है। पूंजी जुटाने में कठिनाई, कभी कभी क्या होता है कि लॉस में जा रहा है कंपनी, अगर हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, तो हम उस पर भरपाई नहीं कर पाते हैं कि पूंजी को कैसे हम क्या करें, जुटाएं। एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी को जुटाना समस्या सिद्ध हो जाता है। इसमें क्यों? क्योंकि आप तो अकेले मालिक हैं, तो आपके पास जितना पूंजी था वो तो लग गया, आप पूंजी घाटा में जा रहा है, तो घाटा में जा रहा है तो आप अकेले मालिक हैं, तो इससे क्या होता है कि आप उसको नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन इसमें अगर शेयर में काम होता है, अगर आप क्या करते हैं, आप अगर साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो हो सके कि आप 50% लगाते हैं और आपके पार्टनर क्या है, आपके पार्टनर भी 50% लगाते हैं, और दोनों मिलकर शेयर जुटाकर हो सके उस उद्योग को फिर से खड़ा करते हैं। लेकिन आप इसमें क्या है कि खुद मालिक हैं, तो पूंजी की समस्या जुटाना आपका खुद का समस्या हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, ये लगभग ना के बराबर होती है, और वो जो समूह स्वामित्व है उसे घाटा का सामना करना पड़ता है। संगठन का सीमित जीवन, इसमें क्या होता है कि स्वामित्व का जीवन जो होता है वो पूरी तरह से स्वामी पर ही निर्भर रहता है। हम अकेले मालिक है तो हम ही हैं, उसकी मृत्यु आदि हो जाने से उसका व्यवसाय बंद हो जाता है। संगठन का सीमित जीवन, जैसे मान लीजिए हम मालिक है, मेरा कल कारखाना चल रहा है, अचानक हम डेथ कर गए, या फिर हमें कुछ हो गया, या फिर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, हम चला नहीं पा रहे, तो इसमें संगठन क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, व्यवसाय क्या होगा, बैठ जाएगा। अगर बाई चांस किसी कारणवश किसी कल कारखाने को चलाने वाले जो एकल स्वामित्व होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत उस व्यवसाय को चलाने वाले कोई नहीं रहते हैं, जिसके कारण उस व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। सीमित आकार, व्यवसाय का सिर्फ एक ही स्वामी होने के कारण क्या होता है, इसके कार्यों के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी और इसके विस्तार की संभावना भी सीमित हो जाती है। अगर हम अकेले मालिक हैं, हम कितना दौड़ेंगे, हर चीज को कितना मैनेज करेंगे, तो हमारा जो कार्य प्रणाली भी होता है वो सीमित हो जाता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में करते हैं तो कुछ काम वो करेंगे, कुछ काम हम करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा काम भी अच्छी तरह से होगा, विस्तृत रूप से होगा। लेकिन हम अगर स्वयं मालिक है तो बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, तो हमारा काम भी क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। और सीमित आकार, कभी कभी क्या होता है, एकल स्वामित्व का बहुत बड़ा दोष होता है कि ये क्या होते हैं, स्वामी अपने उद्योग को चलाने के लिए कर्ज लेने लगते हैं, ऋण लेने लगते हैं, जो कि वो बैंक से ऋण ले लेते हैं और उसे कितने क्षेत्र में काम करना है उसे पता नहीं रहता है। उस क्षेत्र में काम करने के बाद उसको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको पता नहीं रहता है। वो असीमित क्षेत्र में काम करने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना कि मेरे पास पूंजी मान लीजिए 100 रुपया, तो 100 रुपया का ना काम करेंगे, वो क्या करते हैं 100 रुपया लॉन ले लेते हैं और 200 रुपया क्षेत्र में 200 रुपया का काम करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो घाटे में जाने लगते हैं। मतलब असीमित क्षेत्र में काम करने से भी क्या होता है, स्वामित्व को घाटा सहना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, वो चुकता नहीं कर पाते हैं। जो कर्ज लेते हैं बैंक से, अब तो वो मार्केट में पैसा को लगा दिए, पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, पैसा मार्केट से नहीं आ पा रहा, पैसा मार्केट से नहीं आता तो वो बैंक में जो लोन लिए हुए हैं उस लोन को चुका नहीं पा रहे। बैंक में अगर लोन को चुका नहीं पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो एनपीए में चल जाएगा, वो ऋणी बन जाएंगे। ठीक है, वो कर्ज को चुकता नहीं कर पाएगा, जो कि समस्या, अब दो समस्या हो गई, एक तो उसका मार्केट से पैसा नहीं उठ रहा है और दूसरा उसको बैंक में क्या किस्त भी भरना है, बैंक में इंस्टॉलमेंट भी भरना है, तो दो समस्या हो जाता है। इसलिए क्या है कि उसे जो अपना कार्य क्षेत्र है वो सीमित रखना चाहिए, और सीमित कार्य क्षेत्र के कारण भी क्या होता है, किसी उद्योगी जो व्यक्तिगत उद्यमशीलता के जो स्वामित्व होते हैं उसे घाटा का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप सभी पेपर के चैप्टर वाइज वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। आप मेरे चैनल के वीडियो में जाकर भी बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक में जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।